सदफ, तुम जो कुछ कर रही हो वो बेवजन है, उसमें कोई जान नहीं है। मगर नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। लोग जो कुछ कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। बहरहाल उन लोगों से कहो जो मेरी हिमायत पर कमर बस्ता हैं कि मैं अब खुद अपनी हिमायत नहीं चाहता। और फिर तंजीम ने मुझे कोई सजा तो नहीं दी है। कितना बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पर। मेरे पाकिस्तानी होने ने मुझे कितना फ़ायदा पहुंचाया। अगर फ़लस्तीनी होता तो यकीनन अब तक मेरी गर्दन 1 फुट लंबी हो गई होती। मुझे फांसी पर लटका दिया जाता, मेरी गर्दन काट दी जाती या इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दिया जाता। यही सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन वाह रे मेरे वतन, तूने मुझे बचा लिया। एक गैर मुल्की होना भी किस कदर सूदमंद है मेरे लिए। वेटर ने मेरे सामने से खाने के बर्तन हटा लिए। मैंने सदफ के लिए कॉफ़ी तलब कर ली थी। वो डुबडुबाई आंखों से मुझे देखती रही और कॉफ़ी के छोटे छोटे घूंट लेती रही। चंद लम्हात के बाद उसने कहा, हम लोग कोई मौसर कार्रवाई करने के बाद ही तुम्हें आगाह करेंगे और तुम्हें उस वक्त तक के लिए हमसे ताउन करना होगा। अगर तुमने ऐसा न किया तो फिर ये सोच लो कि हम में से बहुत से अपनी जान दे देंगे। मैंने कहा, मुझे जान देने वालों से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। सदफ ने अजीब से लहजे में मुझसे पूछा, मुझसे भी नहीं है। मैं उलझे हुए अंदाज में उसे देखने लगा। कहा, नहीं सदफ, तुम्हारे खुलूस, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार का बेहद शुक्रिया। लेकिन तुम ये सोचो कि जिस शख्स ने अपना मुस्तकबिल एक मकसद के लिए कुर्बान कर दिया और उस मकसद के लिए उसने अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाकर बहुत कुछ किया, उसे वही लोग मतून करार दे दें जिनके लिए वो दिल में प्यार रखता है, तड़प रखता है, तो फिर उसके सीने में गुंजाइश कहाँ से होगी। सुनो सदफ, तुम्हारी ज़िंदगी का एक मकसद है। मैं तुमसे आज भी कहता हूँ कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ने मुझे गद्दार करार देकर अपने आप से अलग कर दिया है। लेकिन मेरा दिल तुम्हारे मकसद, तुम्हारे मिशन से अलग नहीं हो सका। मैं तुम्हारे लिए नहीं, उन लाखों बेघरों के लिए अपने दिल में वही जज्बात पाता हूँ जो पहले दिन मेरे सीने में दराए थे। मैं उन्हें नहीं भूलूंगा सदफ। ज़िंदगी के जिस मोड़ पर, जिस मरहले पर मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिला, मैं उससे बाज नहीं रह सकूंगा। लेकिन अब मेरा तुम लोगों के दरमियान रहना नामुमकिन है। सदफ मेरे साथ बहुत देर तक रही और मुझे ताउन पर आमादा करने की कोशिश करती रही। फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि वहाँ से उठ जाऊं। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठ गया। उसके बाद बमुश्किल तमाम मैंने सदफुल ऐश को एक जगह छोड़ा था। वो मुझसे मेरा पता मालूम कर रही थी, लेकिन मैंने उसे अपने होटल का नाम बताने से इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरा ताक़ुब करती रही है तो यकीनन उसे इल्म होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। इस पर उसने कहा कि उसने मुझे वहाँ से आते हुए नहीं देखा जहाँ मैं रहता हूँ, बस रास्ते में ही मुझ पर निगाह पड़ गई थी। चुनाचे वो मेरा ताक़ुब करते हुए यहाँ तक आ गई। मैंने कहा, आइंदा ऐसा न करना सदफ, वरना तुमसे भी मुझे शिकायत हो जाएगी। वो रुखसत हो गई। मैं दिल ही दिल में हालात पर हंसता हुआ वापस अपने होटल की जानिब चल पड़ा। सदफुल ऐश सिर्फ दिल के हाथों मजबूर होकर मेरे लिए ये भाग दौड़ करती फिर रही थी। पता नहीं कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे। फवाद के लिए मेरे दिल में बुराई नहीं थी। मैं जानता था कि वो एक मुखलिस इंसान है, लेकिन जो कुछ हो गया था अब उसकी तलाफी मेरे नज़दीक तकरीबन नामुमकिन थी। होटल वापस आने के बाद मैं बहुत देर तक उलझे हुए अंदाज में बैठा सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बेहतर यही था कि बैरूत छोड़ दूं, लेकिन बैरूत छोड़कर कहाँ जाऊं, कौन सी जगह को अपनाऊं और किस अंदाज में अपनी नई जिंदगी का आगाज करूं। उस वक्त रात के 12:30 बजे थे जब एक बार फिर टेलीफोन की घंटी बजी और ऑपरेटर ने मुझे टेलीफोन कॉल रिसीव करने के लिए कहा। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज़ सुनाई दी जो मुझे सबसे पहले सुनाई दी थी। कहा गया, जो कुछ तुम करते फिर रहे हो अली, वो तुम्हारे लिए शदीद नुकसानदेह है। कुछ बेवकूफ़ लोग अगर यहाँ तुम्हारे हमदर्द हैं तो उनसे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार तुम्हें इत्तला दी जा रही है कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके बैरूत छोड़ दो। उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। मेरे दिलो दिमाग में शदीद गुस्से और हैजान का तूफान बरपा हो गया था। मैंने दिल में सोचा कि बैरूत छोड़ तो ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम लोगों की धमकियों से मरूब होकर नहीं। जो कुछ तुम मेरे खिलाफ करना चाहते हो वो कर लो, उसके बाद मैं बैरूत छोड़ने पर भी गौर कर लूंगा। रात को 3-4 बजे तक जागता रहा। खुदा खुदा करके नींद आई और फिर दूसरी बार सुबह 12 बजे तक बिस्तर पर दराज रहा था। जागने के बाद भी बिस्तर से उठने को जी नहीं चाह रहा था। टेलीफोन पर सुनाई देने वाली आवाज़ फिर कानों में चुभने लगी थी। मैंने रात को भी यही सोचा था कि बैरूत में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ रहा और उन लोगों का यही रवैया देखा तो दिल में कोई मुंतकिमाना जज्बा भी पैदा हो सकता है, कोई गलत कदम भी उठ सकता है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फौरन ही चले जाना भी मुनासिब नहीं है। ये तो बुज़दिली होगी। शदीद तरीन ज़हनी बहरान का शिकार था।
دماغ کی کیفیت ایسی تھی کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ بیروت کی سڑکیں اور گلیاں میرے لیے اجنبی نہیں تھیں، چنانچہ یہ دن میرے لیے آوارہ گردی کا دن تھا۔ میں خامخواہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ یہاں بے شمار شناسا موجود تھے، لیکن وہ جو تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے تھے کبھی کے مجھ سے دور ہو چکے تھے، اور جن کا تعلق تنظیم سے تھا وہ اب میرے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ ان کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں اپنے بارے میں کوئی سفارش چاہتا ہوں۔ تمام کے تمام لوگ جو میرے دست و بازو تھے اور میں جن کے لیے ایک انتہائی قابل احترام اور قابل محبت شخصیت تھا، اجنبی ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی ذہنی کیفیت مجھ سے مختلف نہیں ہوتی ہوگی۔ جھٹپٹا ہوا تو واپس اپنے ہوٹل کا رخ کیا۔ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ ان لوگوں نے اپنی دھمکی کو ابھی تک تو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ صدف العش کی شکل بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی تنظیم کے فیصلوں کو بدلنے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن اب میں نہیں چاہتا تھا کہ تنظیم اپنا فیصلہ بدلے۔ کچھ بھی کرتے ہوئے میرے دل میں یہ احساس ضرور رہتا کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے سوچا اور میری شخصیت کو نظر انداز کر دیا۔ ہوٹل کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو دفتن چھٹی حس نے احساس دلایا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایک لمحے کے لیے چونک کر سنبھلا تو ذہن پوری طرح تیار ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور دوسرے لمحے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے حساس کان کسی کی سانسوں کی آواز سن رہے تھے۔ یقیناً میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود تھا۔ میں نے دیوار پر سوئچ بورڈ تلاش کر کے روشنی کر دی، اور اس روشنی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک قوی الجثہ شخص کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کے ہاتھ میں .25 کا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ میری اپنی انگلی بھی ٹریگر پر تھی اور میں کسی بھی لمحے فائر کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے قوی الجثہ شخص نے کسی قدر سنجیدہ لہجے میں کہا، یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہاں ہنگامہ کریں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے دیکھتا رہا۔ قوی الجثہ شخص نے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور میری طرف سے رخ بدلے بغیر دروازے کو لاک بھی کر دیا۔ دوسرا آدمی اب میرے بالکل سامنے تھا، جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دبلے پتلے بدن کا یہ شخص میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اس کے حلیے اور اس کی شخصیت سے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ وہ تنظیم کا ہی آدمی تھا اور مقامی شہری بھی۔ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ وہ بولا، تم سے جو کچھ کہا گیا تھا تم نے اس پر توجہ نہیں دی، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم تمہیں ابتدائی سبق دیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے سبق دو۔ ان دونوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ دفتن میں اپنی جگہ سے ہٹا اور میں نے پلٹ کر ایک بھرپور لات اپنے پیچھے کھڑے ہوئے قوی الجثہ شخص کے ماری، کیونکہ میرا رخ سامنے کی طرف تھا اور قوی الجثہ شخص کو یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ میں سامنے حملہ کرنے کی بجائے یا ریوالور سے گولی چلانے کی بجائے پیچھے کی طرف حملہ کروں گا۔ چنانچہ میری بھرپور لات اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر پڑی اور اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، لیکن اسی وقت سامنے کھڑے ہوئے شخص نے میرا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں بڑی پھرتی سے نیچے جھک گیا تھا۔ گولی نے قوی الجثہ شخص کی پیشانی کے چیتھڑے اڑا دیے، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں بھی اپنے بچاؤ کے لیے اس شخص پر فائر کر دوں۔ میں نے پستول سیدھا ہی کیا تھا کہ دوسری گولی میرے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گولی نے بیڈ کے قریب ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو شخص 2 فائر کر سکتا ہے اسے تیسرا فائر کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہوگی، لیکن میں اب بھی اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کم از کم تنظیم کے کسی آدمی کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ البتہ اسے سنبھالنے کے لیے میں نے ریوالور سیدھا کیا اور اس کے سر سے تقریباً 2 انچ اونچا فائر کر دیا۔ گولی عقبی دیوار میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس نے پھرتی سے ایک صوفے کی آڑ میں چھلانگ لگا دی اور دروازے کی جانب سرکنے لگا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پر دوسرا فائر کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن وہ شخص اپنے بچاؤ کے لیے ہر طرح کی کارروائی کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے رک کر ایک بار پھر فائر کر دیا اور اس بار اس کی یہ کوشش کامیاب رہی تھی۔ گولی میرے ریوالور کو چھو گئی تھی۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں نہتھا ہو چکا ہوں، چنانچہ وہ صوفے کی آڑ سے نکل آیا۔ ریوالور کی نال بدستور میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس نے میرے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کی زبردست حماقت تھی۔ اس طرح وہ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا۔ میں نے نہایت پھرتی سے بایاں ہاتھ اس کی ریوالور والی کلائی پر جمایا اور پوری قوت سے ریوالور کی نال چوبی فرش کی طرف گھما دی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔
रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल कर नीचे गिर गया। मैंने पूरी कुव्वत से उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उठकर मेरे पेट पर इस जोर की ठोकर जमाई कि मुझे भी छट्टी का दूध याद आ गया। अगर मैं फौरन ही न संभल जाता तो वो दूसरी ठोकर मेरे मुंह पर लगती। वार खाली जाने से वो चकरा कर रह गया। वो भी अगरचे निहत्था हो चुका था, लेकिन उसकी फुर्ती और लड़ने का अंदाज बता रहा था कि इस हालत में भी वो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसने फ्लाइंग किक लगाना चाही, लेकिन मैं बर वक्त उछल कर अपने आप को बचा गया। दूसरे लम्हे मैंने उसके मुंह पर एक हाथ रसीद कर दिया, जिससे वो बेइख्तियार कराह उठा। मुझे एतराफ़ करना पड़ा कि उस जैसा फुर्तीला आदमी आज तक मेरी निगाहों से नहीं गुजरा था, क्योंकि मार खाने के बावजूद उसने दूसरे लम्हे ही उछलकर एक ऐसी जोरदार ठोकर मेरे मुंह पर रसीद की कि मुझे अपने जबड़े की हड्डी चटकती हुई महसूस हुई। मैं लड़खड़ा कर रह गया और मेरे संभलने से पहले ही उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। वो अगर चाहता तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुझे ख़त्म कर सकता था, लेकिन उस वक्त शायद उसने फरार ही में बेहतरी समझी थी। सिर्फ एक सेकंड के वक्फे से जब मैं बाहर पहुंचा तो राहदारी सुनसान पड़ी थी। मुकम्मल सन्नाटा तारी था। किसी किस्म की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका कि उसने कौन सा रुख इख्तियार किया है। बाहर तौर मैं उसे तलाश करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन वो गायब हो चुका था। मुझे सख्त हैरत थी। मैं चंद लम्हे उलझी हुई निगाहों से इधर उधर देखता रहा। मुझे शुबा था कि वो कहीं दूर नहीं गया है, बल्कि उसने आसपास ही कहीं छुपने की कोशिश की है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ छुप गया। मैं अपने कमरे में वापस आकर उस लाश को देखने लगा जिसकी पेशानी उधड़ गई थी। फायरिंग चूंकि साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वरों से हुई थी, इसलिए बाहर के हालात पुरसुकून थे, वरना इस भरे पूरे होटल में फायरिंग से ज़बरदस्त हंगामा मच जाना चाहिए था। मैंने सबसे पहले उस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरे दुश्मन बआसानी मुझे इस हवाले से फंसा सकते थे। हालांकि तंजीम की तरफ से मुझे ऐसी किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बाहर तौर अपने अंदर इंतशार नहीं जाहिर कर सकते थे। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। राहदारी उसी तरह सुनसान पड़ी थी। मैं फुर्ती से लाश को उठाकर राहदारी की अकबी समत की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद मैं उस लाश को होटल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचाने में कामयाब हो गया जहां फालतू चीज़ें डाली जाती थीं। उसके बाद वापस आकर मैं उन तमाम निशानात को मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया जो इस हंगामे के नतीजे में पैदा हो गए थे। मैं जानता था कि लाश की मौजूदगी छुपी नहीं रह सकेगी और कल सुबह या किसी न किसी वक्त लोगों को उसके बारे में मालूमात हो जाएगी। फिर पुलिस आएगी और तफ्तीश होगी। पता नहीं कोई मेरी तरफ मुतवज्जे होगा या नहीं। क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से फरार होकर कोई दूसरी जगह तलाश करूं? यही मेरे लिए बेहतर था। चुनांचे मैंने फुर्ती से अपना सामान वगैरह समेटा। एक लम्हे के लिए ख्याल आया था कि कहीं इस तरह फरार होने में शुबा मेरी तरफ ही मुंतकिल ना हो जाए, लेकिन कत्ल के निशानात साफ करने में मैंने जो मेहनत की थी उससे मुझे कम से कम इस बात का इत्मीनान हो गया था कि कोई भी ये शुबा नहीं कर सकेगा कि कत्ल इस कमरे में हुआ है। मैंने कोई निशान नहीं छोड़ा था। चंद लम्हा तजब्जुब का शिकार रहा कि कमरा फौरी तौर पर छोड़ दूं या नहीं। अगर पुलिस को कोई शुबा हो गया तो फिर मेरी बैरूत में मौजूदगी खतरनाक हो जाएगी और न जाने कौन कौन सी मुसीबतों का शिकार हो जाऊंगा। एक लम्हे तक सूरत हाल पर गौर करता रहा और आखिर यही फैसला किया कि अभी यहाँ से कहीं और चले जाना मुनासिब नहीं है। ये हिम्मत की बात थी कि इन वाक़यात से गुजरने के बाद भी मैं इसी कमरे में मुकीम रहता। कम से कम इस तरह उन लोगों को ये अंदाज़ा तो हो सकता था कि मेरे हौसले किस कदर बुलंद हैं और मैं हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकता हूँ। चुनांचे फौरी तौर पर अपना फैसला मुलतवी करके मैंने सामान वापस रख दिया और एक बार फिर तेज़ रोशनी में गहरी निगाहों से कमरे का जायज़ा लेने लगा। कोई चीज़ बेतरतीब नहीं थी। दरवाजे के हैंडलों वगैरह से मैंने तमाम निशानात साफ किए और उसके बाद अपने बिस्तर पर पहुँच गया। दूसरी सुबह कोई ख़ास रद्द अमल ज़ाहिर न हो सका। मैं नाश्ते वगैरह से फारिग हुआ। उसके बाद भी मैं तकरीबन 10 बजे तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। लाश अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई थी। अब मेरे लिए कोई खदशा नहीं था कि कत्ल के सिलसिले में शुबा मुझ पर किया जाएगा। चुनांचे मैं खुद को पुरसुकून रखते हुए लिबास वगैरह तब्दील करके बाहर निकल आया। रात के वाक़यात ने इस बात का इजहार कर दिया था कि तंजीम अब मेरे खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज सलूक करने पर उतर आई है। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। तंजीम के खिलाफ मैं अब भी अपने दिल में बहुत ज़्यादा बुराई नहीं पाता था। फरिश्ता नहीं था, लेकिन चंद ही लोग तो थे जो मुझसे बरगश्ता थे, और वो भी गलत फहमियों का शिकार होकर। उनके खिलाफ अगर कुछ करूं तो पूरी तंजीम मुतासिर होगी। बाहर निकलकर काफ़ी देर तक फुटपाथ पर चलता रहा। फिर एक मोड़ घूमकर एक ऐसे इलाके की तरफ जा निकला जहां सड़कों के किनारे छोटे छोटे रेस्तोरां बने हुए थे कि दफतन एक कार मेरे नज़दीक आकर रुक गई। मैंने चौंक कर उधर देखा तो सदफुल ऐश का बीमार चेहरा नजर आया।
मैंने एक गहरी सांस ली। ये लड़की अब मुझे झुंझलाहट में मुब्तला करने लगी थी। उसने बड़े मुल्तजी अंदाज में मुझसे कार में आने को कहा और मैं आगे बढ़कर उसके नज़दीक बैठ गया। सदफुलैश ने कार आगे बढ़ा दी। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, कुछ भी हो जाए अली, मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकती। मैंने पूछा, यहाँ कैसे आ गई? बोली, बस यूं समझो दिलो दिमाग का है जान मुझे बेकल किए हुए है। शायद मैं इस वाक़े से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में से हूँ। मैंने कहा, सदफ, हिमाकत कर रही हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए खुद को मुसीबत में न डालो। वो बोली, अफसोस मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। फिर पूछा, किसी खास जगह जा रहे थे? मैंने कहा, नहीं, बस कुछ फैसले कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बोली, आओ फिर कहीं बैठकर एक प्याली कहवा पिएं। मैं तुमसे आखिरी बार इस्तदा करूंगी कि खुद को महदूद करके हमें काम करने का मौका दो। मेरे होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। मैं उसे बताना चाहता था कि दूसरे लोगों ने भी काम शुरू कर दिया है, लेकिन फिर मैं खामोश ही रहा। इस तरह उसको परेशान करने से क्या फायदा। एक छोटे से रेस्तोरेंट के सामने उसने कार रोकी और नीचे उतर आई। मैं भी उसके साथ साथ ही आगे बढ़ने लगा था। दफतन उसके हलक से एक अजीब सी आवाज निकली और वो लड़खड़ा कर आगे को झुकने लगी। अगर मैं उसे फौरन ही थाम न लेता तो वो यकीनन गिर जाती। मैंने हैरतज़दा अंदाज में नीचे देखा कि उसे किस चीज़ से ठोकर लगी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने उसके शाने के पास एक गोल सा सुराख देखा, जिसे देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उस सुराख से खून उबल रहा था। मेरे जहन ने आवाज़ लगाई, फायर। यकीनन साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर या पिस्तौल से फायर किया गया था। सदफ ने मेरे बाजू को भींच लिया और आहिस्ता से कुछ कहना चाहा, लेकिन जुमला मुकम्मल किए बगैर बेहोश हो गई। मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था। दफतन मैंने उसे नीचे लिटाया और सामने वाली इमारत की छत की तरफ देखने लगा। धूप में धात की कोई चीज चमकी और दूसरे लम्हे एक गोली सनसनाती हुई मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं उस कमबख्त को देखूं जिसने मुझ पर फायर करके बेचारी सदफ को हलाकत में डाल दिया था। आसपास कुछ और लोग भी मौजूद थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि सदफ की देखभाल हो जाएगी। यकीनन ये फायर मुझ पर किया गया था और सदफ मेरे आड़े आ गई थी, लेकिन मैं हमलावर को फरार का मौका नहीं देना चाहता था। चुनाचे मैं बर्क रफ्तारी से उस इमारत की तरफ दौड़ा जिसकी छत से फायरिंग की गई थी। मैंने फुर्ती से फासला तय किया और इमारत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अगरचे सीधा दौड़ने में खतरा था, लेकिन ये खतरा मोल लिए बगैर चाराकार भी नहीं था। इमारत के नज़दीक पहुंचते ही एक और फायर हुआ। गोली मेरे करीब दीवार में लगी, लेकिन उस चीज़ ने मेरी तवज्जो उस पाइप की तरफ मबजूल करवा दी जिसके ज़रिए छत तक पहुंचा जा सकता था, और उसके बाद मेरे लिए उस छत तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। मैंने उस शख्स को देखा जो गोली चलाने के बाद फरार हो रहा था और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उसने भागते हुए फिर फायर किया और गोली सनसनाती हुई सिर्फ 2 फुट के फासले पर बनी हुई चिमनी में पैवस्त हो गई। मैं फुर्ती से नीचे बैठ गया था और अब मैं जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों के बल आगे बढ़ने लगा। मैंने उसके बारे में अंदाजा लगा लिया था कि वो किस तरफ जा रहा है, चुनाचे अब उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पिस्तौल मैंने हाथ में ले लिया था, फिर भागते हुए उसका निशाना लिया और दूसरे लम्हे फायर छोंक दिया। फायर की आवाज़ के साथ फजा में एक चीख उभरी और मेरे होंठों पर एक सफाक मुस्कुराहट फैल गई। गोली उस शख्स के लग गई थी। उसने फिर एक जवाबी फायर किया, लेकिन मैं महफूज रहा। पता नहीं गोली उसके बदन के कौन से हिस्से में लगी थी। वो नीचे गिरने के बाद फिर उठा और दौड़ने लगा, लेकिन मैंने भी उस पर मजीद 2 फायर और कर दिए थे। अब वो एक और मकान की छत पर पहुंच गया था। जब मैं उस छत के किनारे पहुंचा तो वो गायब हो चुका था। उन दोनों छतों के दरमियान तकरीबन 8 फुट का फासला था। चंद कदम पीछे हटकर मैंने दौड़ते हुए छलांग लगा दी। ये अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली बात थी, लेकिन अपनी जान की कीमत पर भी मैं उसे फरार होने का मौका नहीं दे सकता था। मैं जोरदार धमाके के साथ दूसरी छत पर गिरा और फिर फौरन ही संभल कर टीन के बने हुए उस दरवाजे की तरफ दौड़ा जिसके पीछे हमला आवर गायब हुआ था। हमलावर भी बेवकूफ़ नहीं था, चुनाचे उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मैं छत के किनारे आकर नीचे झांकने लगा। पूरी गली मेरी नज़रों में थी और सुनसान थी। हमलावर का कहीं कोई निशान नहीं था। मैं छत के दूसरे किनारे पर पहुंचकर नीचे झांकने लगा। उस तरफ अकबी गली में निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब इस बात का सिर्फ एक ही मतलब था कि हमला आवर इमारत के अंदर ही किसी जगह मौजूद है। चंद लम्हों के बाद दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने दरवाजे को खोल कर देखा और फिर मोहतात अंदाज में नीचे उतरने लगा। रास्ते में जगह जगह खून के धब्बे मेरी रहनुमाई कर रहे थे। एक जगह काफी मिकदार में खून पड़ा था, जिससे अंदाजा होता था कि हमला आवर कुछ देर यहाँ रुका है। जिस अंदाज से उसका खून बह रहा था, उससे ये अंदाजा लगाना भी दुश्वार नहीं था कि ऐसी हालत में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता।
थोड़े फासले पर एक और दरवाजा नजर आ रहा था। मैं उस दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ा था कि कमरे में मुझे एक बूढ़ी औरत नजर आई जिसने मोटे शीशों वाली ऐनक लगा रखी थी। मुझे देखते ही वो दोनों हाथ उठाकर घिघियाए हुए लहजे में बोली, खुदा के लिए मुझे न मारना, खुदा के लिए। मैं खामोशी से उसके सामने खड़ा होकर उसकी शक्ल देखने लगा। फिर मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ तुम्हें कोई नजर आया था? उसने कहा, वो उस तरफ। और मैं उसके इशारे की समत दौड़ गया। लेकिन उसे बदकिस्मती ही कहा जा सकता था कि जिस तरफ उसने इशारा किया था वहां एक खुला हुआ दरवाजा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था और खून के धब्बे उस दरवाजे से गुजर गए थे। हमला आवर निकल गया था। मैं भी मजीद इस इमारत में रुकना बेमकसद समझकर बाहर निकल आया था और फिर घूमकर उस तरफ पहुंच गया जहां सदफुल ऐश जख्मी होकर गिरी थी। लेकिन अब वो वहां मौजूद नहीं थी और चंद अफराद मुतहय्यराना अंदाज में एक दूसरे से इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मालूम नहीं उन लोगों में से किसी ने मुझे पहचाना था या नहीं। बाहर तो और मैं सदफ के बारे में जानना जरूर चाहता था। सदफुल ऐश की कार उसी जगह खड़ी थी जहां उसने रोकी थी। करीब पहुंचकर मैं लोगों की गुफ्तगू से सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। पता चला कि चंद अफराद जख्मी लड़की को लेकर अस्पताल रवाना हो गए हैं। कौन से अस्पताल, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। नजदीक खड़े हुए एक शख्स से मैंने पूछा, जो लोग उस लड़की को उठाकर ले गए हैं, क्या उनका ताल्लुक पुलिस से था? किसी ने बताया, नहीं, एक गुजरती हुई कार में कुछ शरीफ लोग जा रहे थे। उन्होंने उस जख्मी लड़की को कार में डाला और अस्पताल ले गए। मैंने पूछा, किसी ने उस कार का नंबर देखा? लोग एक दूसरे से सवालात करने लगे, क्यों भाई, किसी ने देखा? एक शख्स ने कहा, नहीं, भला इसका ख्याल किसे था? एक और आवाज उभरी, लेकिन वो शरीफ लोग मालूम होते थे। मैंने कहा, कार का रंग कैसा था और कौन सी थी? एक शख्स ने जवाब दिया, नीले रंग की स्पेंसर। गुस्से और नफरत का तूफान मेरे रगो पैं में मौजसन था। सदफुल ऐश मेरी वजह से इस हादसे का शिकार हुई थी। उन लोगों ने उस बेगुनाह को भी नहीं छोड़ा था। ये कौन सा ग्रुप था जो इस तरह तशद्दुद पर उतर आया था? ये काम तो कुछ ऐसे लोगों का ही हो सकता था जो बजाते खुद भी मुझसे नफरत करते हों और इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहते हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।